इसलिए एजुकेशन का काम है। जब आपके पास एजुकेशन होगी ना तो आप किसी को भी ज्वाइन करा दोगे, जिसको भी छू दोगे ना उसको सोना बना दोगे। कब? जब एजुकेशन होगी। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि ये जो काम है एजुकेटेड लोगों का, जिनके पास इस अभियान की एजुकेशन है, उनका ही ये काम है। एक बार प्लान तो आपने देखा, लेकिन मैं फिर भी दिखाना चाहता हूँ। सब दिखा दूं क्या? आप लोग कैसे दिखाते हो पता नहीं, मैं कैसे दिखाता हूँ वो बताना चाहता हूँ। अगर मेरा तरीका आपको पसंद आया तो हो सकता है। प्लान को जितनी बार भी दिखाओगे उतनी बार इसके मास्टर बनोगे, इसलिए इसको बार बार आपको लोगों को दिखाना चाहिए। जो नए साथी हैं वो कोई भी कलम और कागज लेके तो आए नहीं है। आगे से जब भी आए ना तो कलम और कागज साथ लेके आए, और जब भी हमसे कुछ बताया जाए तो उसको नोट करके लेके जाए। ये क्लास है, ये कोई मीटिंग नहीं है, ये कोई मोटिवेशन। अगर आपको मोटिवेशन चाहिए तो मोटिवेशन पेल दूं। एक मोटिवेशन आदमी को क्या करता है? पुश करता है, धक्का देता है। और एजुकेशन आदमी को ड्राइव करती है, उसको चलना सिखाती है। इसलिए आपको मोटिवेशन नहीं चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए। इसलिए मैं हमेशा एजुकेशन पे ज़्यादा जोर देता हूँ, क्योंकि मैंने भी एजुकेशन से ही काम किया है। इसलिए मेरे को थोड़ी सी एजुकेशन बाकी और लोगों से ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा तो नहीं है, लेकिन अपने लेवल की जब बात करता हूँ तो बहुत सारे लोगों से मेरे को एजुकेशन इसलिए ज़्यादा कि मैंने सीखने पे ज़्यादा फोकस किया है। तो आपको भी सीखना चाहिए। बस एक ही मेरा काम है कि आप सीखें सबसे पहले। तो बात जब यहाँ आती है कि भाई मार्केटिंग प्लान की, तो हर आदमी कोई ना कोई काम पहले से ही कर रहा है। आज से हमारे से पहले हर आदमी कोई ना कोई काम करता है। और काम आप काय के लिए करते हैं साहब? पैसे के लिए तो करते हैं भाई। आप खेती कर रहे हो, नौकरी कर रहे हो, या कोई बिजनेस कर रहे हो, सब काम है अपने आप में। और काम हम पैसे के लिए करते हैं, और पैसे को सब लोग मोस्टली खर्चा करते हैं। खर्च करते हैं तो फिर बाजार में जाते हैं, और बाजार जाते हैं तो लोग बोलते हैं आ गया कष्ट। इसे दो भागों में बांटो तो क्या बनता है? कष्ट जमा मर। यानी कि कष्टों में मरने वाले को बोलते हैं कष्ट मर। तो जितने भी कस्टमर है वो चेक करना, वो कष्टों में इस कस्टमर को जब किसी चीज की जरूरत पड़ती है तो ये रिटेलर के पास जाता है, रिटेलर होलसेलर के, होलसेलर डिस्ट्रीब्यूटर के, डिस्ट्रीब्यूटर स्टॉकिस्ट के, स्टॉकिस्ट कंपनी के। टीवी पे विज्ञापन आता, बोले लग से ना हो गोरे हो जाओ। कितने हो गए? कितने लोग हो गए? फिर भी लगा रहे, ना जाने हो ही जाए। विज्ञापन एक झूठ है। इसके भ्रम जाल में से जब तक बाहर नहीं आओगे आप कभी अमीर नहीं बनोगे। अमीर बनने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अमीर बनने को? एक किताब है, एक राइटर है शिव खेड़ा, नाम सुना? शिव खेड़ा ने किताब लिखी है जीत आपकी। और उन्होंने उस किताब में सिर्फ एक लाइन में बता दूं तो किताब तो इतनी सी मोटी है लेकिन एक लाइन में बात यह है कि जीतने वाले कोई काम नहीं करते। अब बिना काम करे कैसे वो जीत जाते हैं जी, ये बताओ? जीतने वाले कोई काम नहीं करते। वो काम केवल उसी काम को जिसको आप कर रहे हो उसको अलग तरीके से करते हैं। यार ताली बजनी चाहिए थी इस बात पे, इसका मतलब बात समझ में नहीं है। जीतने वाले कोई काम नहीं करते, वो उसी काम को बस अलग तरीके से करते हैं। आरसीएम क्या कर रहा है? कुछ अलग, कुछ और करवा रहे हैं आपसे, उसी काम को अलग तरीके से करवा रहे हैं, बस तरीका बदल लो तो आप अमीर बन जाओगे। और जिस तरीके से और लोग कर रहे हैं उसी तरीके से करोगे तो ना तो वो अमीर बने ना तुम अमीर बनो। अभी यहाँ पे बहुत सारे लोग आए, किसी को 8 लाख, किसी को 10 लाख रुपए आ चुका खरीदने से, तो क्या उनके पड़ोसी नहीं खरीद रहे सामान? खरीद तो वो भी रहे। अब उनके पड़ोसी से जाकर पूछोगे तुझे कितना आएगा खरीदने से, तो उसे क्यों नहीं आया? क्योंकि वो उसी काम को अलग तरीके से कर रहा है, हम उसी काम को दूसरे तरीके से कर रहे हैं। इसलिए हम अमीर बन रहे हैं। तो अमीर बनने का एक ही रास्ता है कि जो लोग काम कर रहे हैं उसी काम को आप अलग तरीके से करिए।
सब लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं। मान लीजिए कोई 100 रुपये खर्च कर रहा है तो 10 ये कमा रहा, 5 ये कमा रहा, 10 ये कमा रहा, 5 ये कमा रहा, 15 ये झूठ बोलने के ले रहे हैं। सिस्टम कंपनी को मिल रही है 55 रुपए, 5 कंपनी भी कमा रही होगी, 50 का सामान 100 में मिल रहा है। महंगा मिल रहा है, सस्ता। कंपनी विज्ञापन करवा रही है, ग्राहक मांग कर रहा है। कंपनी किसी ग्राहक के साथ जुड़ी हुई नहीं है, कंपनी को पता ही नहीं मेरे सामान की मांग कितनी है। तो फिर बीच के बीच वाले क्या करेंगे? मिलावट। क्योंकि जब मांग रहे हो पीछे से सामान नहीं मिला तो क्या करूंगा? नकली बनाऊंगा ना कोई प्रोडक्ट और आपको बेच दूंगा। आप मांग रहे हो, मिलावट खाओगे तो स्वस्थ रहोगे? हाँ जी, मिलावट खाओगे तो बीमार होगे। अभी गूगल से पूछो भारत में खराब खान पान से कितने लोग बीमार हैं, कितनी बीमारियां, तो पता लगेगा 57% बीमारी खराब खान पीन की वजह से। कितनी? शुगर, बीपी, थायराइड, कैंसर, अल्जाइमर, अस्थमा, सब मिलावटी खान पान की देन है। और इसीलिए लाइलाज है। शुगर खाना बढ़ाता घटाता? खाने के बाद शुगर बढ़ता है घटता है? अब खाने से बढ़ रहा, दवाई से घट रहा है, खाने से बढ़ रहा, दवाई से घट रहा, खाने से बढ़ रहा, दवाई से घट रहा। खाते रहो बेटा जिंदगी भर। जो चीज बदलनी चाहिए उसको बदल नहीं रहा, दवाई और डॉक्टर रोज बदल रहा है, तो कभी बेटा ठीक नहीं होगा। तो शुगर वाले को बता दो भैया, एक दिन, एक टाइम, एक दिन की भी छोड़ो, एक टाइम 100% RCM के प्रोडक्ट में बना ले खाना और खा दोपहर को और चेक कर खाने के बाद बढ़ी या ना बढ़ी। और अगर नहीं बढ़ी तो फिर खाना बदल ले, दवाई डॉक्टर की बदल ले। 100% इंटरनेशनल प्रोडक्ट है जितने भी आगे रखे, अंतरराष्ट्रीय स्तर के। समस्या यहाँ है कि ये आपको मिल सस्ते रहे, और भारत में आदमी का एक दिमाग खराब है, सस्ता है तो खराब ही होगा, महंगा है तो अच्छा होगा। अरे भाई इंग्रेडिएंट पढ़ना सीखो, अभी तक किसी ने बातें बताई नहीं है। इस तरह की बातें केवल इस सेमिनार में होती हैं। यहाँ आके पता लगता है कि भाई इंग्रेडिएंट भी कोई चीज़ होती है जो उस प्रोडक्ट में पड़ी होती है, और वो कैसी होनी चाहिए और कैसी नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे वो बातें आपको बताई जाती हैं। जैसे ये पेस्ट रखा है, अब किसी को पेस्ट की बात करते हैं तो सभी कंपनियां मोस्टली फ्लोराइड मिलाती हैं। फ्लोराइड मरे हुए जानवर की हड्डियों से, हालांकि आपको कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि बोले नहीं जी फ्लोराइड तो पानी में भी होता है, फ्लोराइड तो पानी में भी होता है। फिर इस पेस्ट में फ्लोराइड कहां से आया? जब पानी में से फ्लोराइड को निकाला जाता है तो मरे हुए जानवर की हड्डियों का इस्तेमाल किया जाता है। ये पता है किसी को? नहीं है मालूम। इसलिए वो कंपनियां जो पानी से निकाल रही हैं वो हरा मार्क भी लगा रही हैं। तो हरा मार्क सब पे मिल जाएगा, बोले ये वेज है। लेकिन वो जो फ्लोराइड आता है, वो जो उसका निकालने का जो प्रोसेस है वो नॉन वेज है। जहाँ मरे हुए जानवर की हड्डी का इस्तेमाल हो रहा है तो वो वेज कैसे हो गया? तो नॉन वेज ही होगा। और फ्लोराइड जब आप बात करते हैं तो आपको उत्तर भी आपको किसी न किसी घर में मिल जाएगा। एक घर में मैं इसी के बारे में बता रहा था फ्लोराइड के। तो एक लड़का इंटर क्लास में पढ़ता था, वो गया अंदर और एक किताब लेके आया, विद्या क्वेश्चन बैंक। उसमें पेज नंबर 158 पे लिखा था, दंत कांति इज नॉट वेरी फार अवे फ्रॉम साइड इफेक्ट लाइक अल्सर और कैंसर ड्यू टू फ्लोराइड। बाबा जी बोलता ना कि करोड़ों की पसंद दंत कांति घर ले जाए, उसमें 924 ppm फ्लोराइड है। और अगर आप कोलगेट लेते हैं तो उसमें 1000 ppm है। ppm 1000 का मतलब समझते हैं कितना? 1000 ppm कितना वजन होता है? बताते होंगे आप लोगों को, तो कैसे बताएंगे अगर किसी ने पूछ लिया तो? 1000 ppm का मतलब होता है 1 ग्राम। ये 100 ग्राम का पेस्ट है, 1 ग्राम उसमें फ्लोराइड है, और 1 ग्राम ही काफी है अल्सर और कैंसर के लिए। तो समझाते वक्त आपको नॉलेज होना चाहिए। सबसे पहले मैं यही बात बोल रहा हूँ कि नॉलेज, ये क्लास है,
इसीलिए नॉलेज लेके जाओगे तो कभी भी कहीं मार नहीं खाओगे किसी से भी। नॉलेज से बात करोगे तो मार नहीं खाओगे। यहाँ पे बीमारियां है 57% मिलावटी खान पान की वजह से, ना ये दुकानदार बिल देता ना ये लेता, टैक्स की चोरी भी हो रही है। सब लोग पैसा कमा रहे हैं, ग्राहक बेरोजगार है, हाँ या ना? महंगाई एक समस्या है, मिलावट एक समस्या है, बीमारी एक समस्या है, टैक्स चोरी किसकी है? टैक्स चोरी आपकी समस्या है। क्या बात है, बजाओ ताली। ये भी आप ही की समस्या है। बिजली फ्री चाहिए तो 2 टैक्स, चिकित्सा फ्री चाहिए तो 2 टैक्स, और नहीं दोगे तो पेट्रोल का बढ़ा दूंगा, कहीं ना कहीं बढ़ाऊंगा। देश चलाना तो टैक्स चाहिए और वो तुम्हें ही देना है। ये जो इंडस्ट्री है ना, ये एफएमसीजी जिसके ऊपर बात कर रहे, रोज जो हम सुबह से शाम तक खरीदते हैं, 80 लाख करोड़ की है ये भारत में। बढ़ गई होगी तो पुराना आंकड़ा है, 80 लाख करोड़ का लोग सुबह से शाम तक एफएमसीजी जो रखा ना ये इस्तेमाल करते हैं। 80 लाख करोड़ का बाजार में 80% नकली है। 8 अट्टे 64 लाख करोड़ का सरकार को नहीं मिलता टैक्स। अगर ये 64 लाख करोड़ का टैक्स आप सरकार को दे दोगे, बहुत सारी चीजें आप फ्री में ले लोगे। और जब सरकार को टैक्स नहीं मिलता तो फिर और चीजों का टैक्स हमें फालतू देना पड़ता। तो ये टैक्स चोरी भी हमारी समस्या है और बेरोजगारी ये भी हमारी समस्या है। तो इन समस्याओं का क्या समाधान है, क्या करा जाए? अब आप यहाँ देखो, अगर हम यहाँ से ग्राहक को हटा दें तो किसी की दुकान चलेगी, और अगर कंपनी को हटा दें तो किसी की चलेगी। तो फिर क्या करें? फिर दोनों को मिला दो। इसी का नाम तो क्या है? इसी का नाम है डीएसएम। इसका नाम आरसीएम नहीं है, इसका नाम डीएसएम है, इसका नाम आरसीएम नहीं है, इसका नाम आईडीएसएम है, इनडायरेक्ट सेलिंग मेथड है। व्यापार के 2 ही तरीके हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, तीसरा कोई तरीका नहीं बना। इसको हमने यहाँ पे नाम दिया आरसीएम, कि डायरेक्ट सेलिंग में आरसीएम भी एक कंपनी है। डायरेक्ट सेलिंग में पूरा का पूरा उद्योग है। अभी डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर कितना है भारत में मालूम ही नहीं। ये बातें मालूम नहीं होंगी तो विश्वास नहीं होगा, विश्वास नहीं होगा तो सामने वाला आपको कभी भी कुछ भी लटका के वहां से बेच देगा। इसलिए आपको सब कुछ पता होना चाहिए। डायरेक्ट सेलिंग का टर्नओवर 25,000 करोड़ को क्रॉस कर गया भारत में, जिसको लोग अभी मना कर रहे हैं। 12 तारीख से लेके और 15 तारीख अगस्त में आइए दिल्ली, सरकार प्रमोट कर रही है इसको, भारत मंडपम प्रगति मैदान में, भारत मंडपम में 12 से लेके और 15 अगस्त तक एक मेला लग रहा है। सभी डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के सीईओज वहां होंगे और सरकार के लोग होंगे। कैट का चेयरमैन होगा, आईटीपीओ का भी चेयरमैन होगा, इंडियन ट्रेड प्रमोशन ऑर्गेनाइजेशन, आईटीपीओ का मतलब है। कैट एक व्यापारिक व्यवस्था है जिसका प्रवीण खंडेलवाल जो चांदनी चौक से सांसद है वो उसके चेयरमैन है। उन दोनों संस्थाओं के माध्यम से इसका ऑर्गेनाइजेशन का आयोजन किया जा रहा है। डायरेक्ट सेलिंग तो सरकार अब डायरेक्ट सेलिंग को समझ चुकी है और इसको वो प्रमोट करके बेरोजगारी, बीमारी और टैक्स चोरी की समस्या को समाप्त करना चाहती है। आप उस इंडस्ट्री के पार्ट है। ऊपर वाले की कृपा है कि आप समय से इसमें आ गए। अगर इसको सीख लिया सही तरीके से तो मैं आपको बता दूं क्या होने वाला है। यहाँ का गिराकी यहाँ आ रहा है या कहीं और जा रहा है? ये माइनस में जा रही है, ये प्लस में जा रही है। सबसे पहला फायदा डायरेक्ट सेलिंग का कि हमें यहाँ प्रोडक्ट 10 से लेके 20% सस्ता मिलता है। बहुत सारे लोग बोलते हैं प्रोडक्ट महंगा है जी आपका, तो लेकिन वो सोने की तुलना चांदी से करते हैं इसलिए महंगा। भाई आप ऑयल इस्तेमाल करते हैं सरसों का, मस्टर्ड ऑयल या कॉटन सीड ऑयल या ग्राउंडनट ऑयल, तो ये कोई कॉटन सीड ऑयल है, कोई ग्राउंडनट ऑयल है ये, या कोई मस्टर्ड ऑयल है ये? तो फिर इसकी तुलना उससे क्यों कर रहे हैं? ये राइस ब्रान ऑयल है,
इस चावल की पॉलिश में से निकाला गया तेल। राइस ब्रांड को ले लो, बाजार में कौन कंपनी बेच रही है? राइस ब्रांड को अगर आप लोगे तो सफोला नाम की एक कंपनी जो बेचती है, सफोला, बात करो आज की तारीख में कम से कम 250 रुपए लीटर है, ज्यादा भी हो सकता है। और हमारा कितने का? 222। मेरे यहाँ 222, आपके यहाँ 220 है। चलिए 220, ये सस्ता हुआ महंगा? फिर सस्ता खाकर तो कभी अमीर नहीं बने। तो प्रोडक्ट के पीछे छिपी हुई उस ताकत को समझिए आप। यहां भी लोग प्रोडक्ट बेच के ही और अमीर बन रहे नहीं, तो हम भी बेचने की इंडस्ट्री में, तो यहां भी हमें बेचना तो पड़ेगा। खरीद का कोई अमीर नहीं बना। यहां भी जो लोग मंच पर आए ना, इन्होंने प्रोडक्ट को बेचा या इन्होंने प्लान को बेचा। एक LIC का एजेंट भी फील्ड में जाता है, वो भी प्लान बेच के आता है। आपको RCM का प्लान बेच के आना, सही तरीके से दिखाना। तो यहां से जैसे पता नहीं रंजीत जी ने क्या क्या बताया था कि भाई ये भी नहीं मिलता बाजार में, ये भी नहीं मिलता, ये भी नहीं मिलता, वो भी नहीं मिलता। ये 10 से लेकर 20% हमारे यहाँ रेट ही कम है हर चीज का। तो पहला फायदा ग्राहक को सस्ता हो रहा है, महंगाई कम हो रही है। दूसरा 100% प्योर मिलेगा, क्योंकि कोई बीच का बिचौलिया नहीं है। तो मिलावट खत्म, मिलावट से होने वाली बीमारियां खत्म। हमारा मकसद क्या है? हम इस काम को ऐसे कर क्यों रहे? क्या हम इस काम को ऐसे नहीं कर सकते? हेलो, तो भाई क्या इन प्रोडक्टों को हम ऐसे नहीं बेच सकते? हमारा ऐसे बेचने के पीछे मकसद कुछ और है। मकसद क्या है कि हम चाहते हैं लोग स्वस्थ रहें। लोग आज बहुत सारे बीमार हैं, हमारा उद्देश्य है स्वास्थ्य रक्षा। इसलिए हम इस सामान को ऐसे बेच रहे हैं, वरना हम तो ऐसे ही बेच देंगे, फिर तुम्हें कौन पूछेगा? कोई बुलाएगा यहाँ मुझे या तुम्हें? ना कोई मुझे बुलावे ना तुम्हें बुलावे, रहो अपने अपने घर सब। एक व्यापार के तरीके में परिवर्तन है, और दुनिया में जब परिवर्तन होते तो कोई आदमी पहले नहीं बदलता, सब बाद में बदलते हैं। और जो पहले बदलते हैं वो हमेशा आगे रहते हैं। समय के पहले आओ, समय के साथ आओ या समय के बाद आओ। समय के बाद आने वाले भीड़ का हिस्सा होते हैं, समय से पहले आने वाले विजेता कहलाते हैं, और समय के साथ आने वाले जीत का हिस्सा होते हैं। अभी भी मौका है आपके पास, आप विजेता बन सकते हैं। अभी भी आप समय से पहले ही है, हम भी समय से पहले, हम आपसे थोड़ा पहले आए, और आप आज आए हो तो भी समय से पहले आए हो। क्योंकि समय के साथ तो लोग तब आएंगे जब सरकार इसको बोलेगी, तब लोग पीछे पीछे आपके आएंगे। वो आपसे पूछेंगे बताते ना कैसे करा, मैं कैसे करूं। तो पहले आप सीख लो ताकि आप उनको बता सको। दूसरा हमारा यहाँ पर उद्देश्य क्या है? स्वावलंबन। स्वावलंबन का मतलब क्या है? हर व्यक्ति को आत्मनिर्भर बनने का अवसर प्रदान करना, इसका मतलब है स्वावलंबन। ये हम बात कर रहे हैं सन 2000 से, कोई आज से थोड़ी कर रहे हैं, लोग अब कर रहे हैं आत्मनिर्भर भारत। कोरोना के बाद शुरू हुआ भारत आत्मनिर्भर भारत, उससे पहले तो कोई आत्मनिर्भर भारत जानता भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे हम स्वावलंबन की बात सन 2000 से कर रहे हैं। आइए, प्रत्येक व्यक्ति स्वावलंबी हो सकता है। इस तरीके से व्यापार करने के लिए तो पैसा चाहिए। जिसके पास पैसा है दुकान खोलेगा, पैसा कमा लेगा, आत्मनिर्भर बन जाएगा। लेकिन जिसके पास पैसा नहीं है वो क्या करेगा? इस बाजार में 90% लोगों का पैसा 10% लोगों के पास है। 90% कमाते हैं, खर्च करते हैं, और 10% लोग अमीर बनते हैं। लेकिन इस तरीके से तो 100% लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। नमक कौन नहीं खाता, चाय कौन नहीं पीता, कपड़े कौन नहीं पहनता, सभी पहन रहे हैं। लेकिन उस काम को मैंने जैसे ही बोला कि अलग तरीके से करने वाले अमीर बनेंगे, उसी काम को उसी तरीके से करने वाला कभी अमीर नहीं बनेगा। तीसरा यहाँ पर उद्देश्य है हमारा महिला। हमारा क्या, हमारा एक तरीका है, इस तरीके से महिला भी अपने आप को सशक्त कर सकती है, महिलाएं भी सशक्त हो सकती है। इस बारे में सीख के समझ के महिला को समझा के वो भी आत्मनिर्भर हो सकती है। जैसे अपने बीच में आपने अभी कुछ महिलाओं को देखा, वो आत्मनिर्भर हो रही, तो कोई भी महिला यहाँ पर एम्पावर हो सकती है, सशक्त हो सकती है। बस ये 3 उद्देश्य छिपे हैं इस इंडस्ट्री में। इसको इस तरीके से सामान को बेचने के पीछे जो मकसद है केवल यही तो है। वरना TCG चाहे तो आज ही नहीं करते तुम काम तो हटाओ, बंद करते, ऐसे ही बेचते।
अमिताभ बच्चन को दे देंगे 50 करोड़, कर देगा विज्ञापन, दुकान पे जाके ले आना। एक बार ताली बजाओ यार किसी चावल की। ये मैंने इसीलिए किया, मैंने कहा ये बदलाव है। पहले मैं ट्रेडिशनल में था, मैं भी दूध का काम करता था। 97 में मैंने डेयरी खोली थी, और डेयरी के काम को जब मैंने शुरू किया तो आधा लीटर दूध भेजा था मैंने अपनी गाय का, कोऑपरेटिव डेयरी, पराग डेयरी का सचिव था मैं। लेकिन उस काम को भी, आधा लीटर वाले काम को मैंने एक DCM फुल भर के भी भेजी, इतने बल्क लेवल तक उसको लेके भी गया। बाद में फिर वही ट्रेडिशन में बहुत सारे चैलेंज आते हैं, और बहुत सारी डेयरी आ गई, उन्होंने अपनी अपनी दुकानें खोल दी गाँव, मेरा कारोबार कम हो गया, तो मुझे एक दूसरे काम की जरूरत थी। तो लगा यार क्या करें, ये तो घट रहा है। तो करते करते ये काम मिल गया, ये काम मिलेगा तो बात समझ में आ गई, ये तो नया काम है, और नए काम में जितने जल्दी शामिल हो जाए उतना ही फायदा। क्योंकि बाद में मैंने देखा एक जमाने में जब बदलाव होते हैं तो आदमी पीछे कैसे रहता है। सन 75 में मेरे यहाँ बैंक आया था, प्रथमा बैंक, ये ग्रामीण बैंक है, सन 75 में। उस समय मैं 10 साल का था। मैनेजर घर घर आया, खाते खोल लो। किसी ने खाते खोले, किसी ने नहीं खोले। जिन्होंने नहीं खोले उनको बाद में लाइन में लगना पड़ा, 2 गारंटर भी देने पड़े। जिन्होंने खोल लिए वो सही रहे। मेरे यहाँ सन 87 में बिजली आई थी, लोग बोलते थे पकड़ लेके मर जाएंगे, कनेक्शन कोई लेता नहीं था। सन 87 में आई थी बिजली मेरे यहाँ, और बहुत सारे मरे भी, क्योंकि वो इस्तेमाल करनी नहीं आती थी। जब मैं दूध का काम करता था तो मेरे बगल में 11,000 का ट्रांसफार्मर भी रखा रहता था। वो खंभे पर रखने की वजह किसी ने नीचे ही रख दिया था, और मैं उसके बगल में दूध नाप तोल का काम करता था। एक किसान आया, मुझे दूध नपवाया, और दूध नपवाने के बाद डब्बा वो 11,000 के ट्रांसफार्मर पे टांग दिया, निकल गई आग। तो मरे भी, जब हमें पता ही नहीं था कि क्या हो सकता है। तो ऐसे ही डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री का किस्सा, पता होता नहीं, आ तो जाते हैं, सीखने से पहले ही भाग जाते हैं, कुछ समझ में आया ही नहीं और चले गए, ना आने का पता चला ना जाने का पता चला। अरे ऐसे कैसे काम में हो गए भाई। तो चलिए 100% प्रोडक्ट प्योर की गारंटी यहाँ हो गई, तो ये खत्म हो गई। और आपको यहाँ पर जब आप KYC दे देते हैं, और KYC देने के बाद आपको एक नंबर मिल जाता है, उस नंबर से आप खरीदारी करते हैं, तो आपको क्या मिलता है, पक्का बिल। तो टैक्स की चोरी भी खत्म हो गई भाई। इस बाजार व्यवस्था में कोई कंपनी खुश नहीं, कोई ग्राहक खुश नहीं। कंपनी का माल नहीं बिक रहा, नकली माल बिक रहा, कंपनी खुश होगी क्या? ग्राहक असली सामान के पैसे दे रहा है, नकली सामान इस्तेमाल कर रहा है, वो खुश होगा क्या? सरकार को टैक्स नहीं मिल रहा, वो खुश होगी क्या? तो इससे कोई खुशी नहीं, तो ये चलेगी क्या? या इसको चलना चाहिए, इसको तो खत्म हो जाना चाहिए, क्योंकि ये तो दुष्ट है। या कोई बैठे हो अगर इस मार्केटिंग के लोग, तो भैया बुरा मत मानना, सीधी सीधी बात है कि इसको खत्म होना होगा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री, नेटवर्क मार्केटिंग आ गई है, अब दुकान खोल के पैसा कमाने का जमाना खत्म। लिख लो कागज पे, ये बात मैं 2010 में भी लोगों को बोलता था, और तब लोग हंसते थे, और मैं उनको यही बोलता था, बेवकूफ, ये ग्राहक के नुकसान की दुकान है, ये ग्राहक के फायदे की दुकान है। जैसे जैसे इसको समझ में आएगी वैसे वैसे ये यहाँ से यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ आएगा। और पहले खत्म कौन होगा? पहले खत्म होगा ये रिटेलर, सबसे पहले ये खत्म होगा। जब रिटेलर खत्म होंगे तो फिर ये होलसेलर खत्म होंगे, और जब होलसेलर खत्म होंगे तो फिर ये डिस्ट्रीब्यूटर खत्म होगा, और फिर ये स्टॉकिस्ट खत्म होगा। और अभी आप सुनते तो होंगे कि अब विज्ञापन भी टीवी पर आना बंद। इन्हें भी कोई पूछने वाला नहीं है। अब पूछेगा कौन किसको? अब मैं आपको बता देता हूँ, देखो तरीका बदल रहा है, तो क्या क्या चीज बदल रही है यार, दिमाग तो लगाना चाहिए ना। जब अपन इस इंडस्ट्री में है तो इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है जो किसी के समझ में ना आए। बशर्ते वो समझने की कोशिश करे तो हर बात समझ में आएगी। अगर वो समझने की कोशिश ही ना करे तो फिर मैं कितना भी समझाऊं, किसी को कुछ भी समझ में ना आएगा नहीं। क्योंकि किसी ने कहा, वो हमारे मुकेश कोठारी कह रहे हैं, अगर समझना चाहो तो नाली में पड़ा हुआ शराबी भी समझा देता, और अगर ना समझना चाहो तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर भी आपको कुछ नहीं समझा सकता। ऐसे ही किस्सा है ये अगर समझ में आ गया
तो यह जितने भी वाइटल है, हेलो समझने की कोशिश करो, यह जितने भी वाइटल है वो रिटेलर है। अरे बस समझ, यह जितने भी रॉयल्टी अचीवर है वो होलसेलर है। हेलो, मार्केटिंग बदल रही है, मैं बता रहा हूं, मार्केट बदल रही है। जितने भी वाइटल है वो रिटेलर है, जितने भी रॉयल्टी है ना ये होलसेलर है, और जितने भी टेक्निकल है, पर्ल और स्टार पर्ल, ये डिस्ट्रीब्यूटर है। हेलो, जितने पर्ल स्टार पर्ल है ये डिस्ट्रीब्यूटर है, और जो एमराल्ड है, स्टार एमराल्ड है, वो स्टॉकिस्ट है। हेलो, और जितने भी स्टार रूबी और सफायर, स्टार सफायर, वो सारे के सारे सेलिब्रिटी है। आ रही बात समझ में? आ रही है? आ रही है? एक बार जोरदार ताली बजाओ तो मान। समझ के समझना भी एक समझ है। ये यमक अलंकार है ना, कनक कनक ते सौ गुनी मादकता अधिकार, जग या खाए बोरा है, जग वा पाए बोरा है। ये समझने की जरूरत है दोस्त कि ये सब कुछ बदल जाएगा, ये तो खत्म हो जाएगा, कोई माई का लाल इसको रोक नहीं सकता। वो 10 साल लोगों को, 15 साल लोगों को, 20 साल लोगों को, वो एक अलग बात है। जो इसमें आता जाएगा वो आज रिटेलर बनेगा, होलसेल बनेगा, डिस्ट्रीब्यूटर बनेगा, स्टॉक बनेगा, बिना पैसा लगाए। तो यहाँ से 100% लोग, लेकिन साहब खेला तो होने वाला है। तो कुछ लोग तो वही बोले ये अमीर बनना हमारा तो काम, तो कोई और ही बनेगा। सोचिए और अमीर बनिए। किताब लिखी है ना किसी ने, जब आप रात को सोते हैं आपके दो माइंड है, एक है मन, जागृत मन, और एक है अर्ध जागृत मन। तो ये मन व्यक्ति को भटकाता है, और मन ही है जो अर्ध जागृत को मैसेज भी देता है कि तुझे ये करना है। मन से तो बात जाती है अर्ध जागृत मन में, और अर्ध जागृत मन आपका सोते हुए में काम करता है, और मन आपका जागते हुए में काम करता है। और जब आप सोते हुए में काम करते हैं तो आपका मन वहीं चला जाता है जहां भी आपको जाना। तो रात को जब सोएं, इसीलिए कहा जाता है कि रात को जब सोएं तो कुछ अच्छे विचारों के साथ सोइए। आप निगेटिव विचारों के साथ नहीं रहना है सोते वक्त, पॉजिटिव विचारों के साथ रहना है। जो सोचेंगे उस वक्त, जो ऐसा भी सोचेंगे तो वैसे ही आप बनेंगे। ये तय है, ये ब्रह्मांड की शक्ति है। ये आप जब सोच रहे हैं तो ब्रह्मांड से बात कर रहे हैं। आपके हलक की निकली फलक में जाती है कि नहीं जाती? ये कहावत है, क्योंकि हमारे मुख से जो बात निकलती है वो ब्रह्मांड में जाती है। हलक की निकली फलक में जाती है, हमारे में बोलते हैं। आप क्या बोलते हैं? आई डोंट नो। एक किस्सा सुना होगा आपने, भीष्म पितामह, नाम सुना? भीष्म पितामह को कौन से जन्म में, कौन से जन्म का कर्म कौन से जन्म में आया? जब वो सैया पर लेटे हुए थे तो कृष्ण जी से पूछ रहे थे ना कि मैंने अपने याद में कोई ऐसा कर्म नहीं करा कि जो मुझे इस तरीके से मरना पड़े। तो कृष्ण जी ने कहा था, उन्होंने कहा था कि मुझे 7 जन्म की याद है, कि भाई मैंने 7 जन्म में से कोई कर्म नहीं करा। बोले 8वीं की मुझे याद है। 7 की तुम्हें याद है, 8 की मुझे याद है। बोले जब तुम राजा थे और युद्ध के लिए जा रहे थे, रास्ते में एक सांप पड़ा था, तुमने उसे उठा गए और ऐसा फेंक दिया था, तो वो बबूल का जो पेड़ होता है कांटों वाला, उस पर जाके गिरा था, तो वो 6 महीने में ससक के मरा था। तो बोले उसकी जो आवाज है वो आज पहुंची है ईश्वर के पास। 7 जन्म गुजर गए आपके, तो उस सांप ने जो आपके बारे में सोचा वो अब पहुंचा ईश्वर के पास। तो अब ईश्वर ने क्या बोला? तथास्तु। बोले देखो ये आदमी कहाँ है? बोले ये वहां महाभारत में युद्ध लड़ रहा है। बोले ठीक है, यही देखो।
तो इसलिए उस कर्म का, उस जन्म का जो कर्म का फल है वो आपको इस जन्म में मिलता है। तो इसलिए अच्छा अच्छा हमें हमेशा सोचना चाहिए। एक बात आ रही थी मेरे दिमाग में, मैं सर से कह रहा था रास्ते में, एक बार सर सुभाष सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजाया, लेट हो गया इसके लिए। लेकिन अब मैं सुभाष सर से बहुत कुछ सीखता हूँ, इन्होंने भी मेरे को बहुत कुछ सिखाया, क्योंकि सीखना तो है ही, कहीं भी किसी से कुछ भी सीखा जा सकता है। और उसी पैटर्न पे काम करके एक पैटर्न ही आपको बताते होंगे निश्चित रूप से, वो सर 12 महीने वाला आप बताते हैं ना कि इतने सारे लोग आपके एक 12 महीने में कितने लोग हो जाते हैं, 4000। कौन काम करता है इस पैटर्न पे?